तो देखना चैप्टर ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये एक सेबी का सर्कुलर आया है डेटेड 18 अक्टूबर 2019 ऑन रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मेटल सब्सिडरीज। अब देखो मैं एक छोटा सा एडवाइस दूंगा आपको। ये जो सर्कुलर नंबर की बात हुई है, अब देखना यहाँ पे ना अलग अलग रेगुलेशंस है, अलग अलग रेगुलेशंस के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस का रेफरेंस दिया गया है। मैं क्या एडवाइस करूंगा आपको, अलग अलग रेगुलेशंस का नंबर याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो सर्कुलर नंबर है और जो सर्कुलर डेट है अगर पॉसिबल है याद कर लो, अगर पॉसिबल है याद करो। राइट, सर्कुलर नंबर CIR, इजी है यार, सर्कुलर का CIR हो गया। देन वी हैव CFD, वी हैव CMD 1/114/2019, तो लास्ट में 2019 लिखा है, बहुत इजी है, याद हो गया। स्टार्टिंग में CIR लिखा है, मतलब CIR 2019, ये तो याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या आ रहा है CFD, और उसके बाद क्या आ रहा है CMD, CFD CMD, तो CIR 2019 इतना तो याद ही था, और CIR के बाद क्या आ गया CFD CMD 1/114 डेटेड 18 अक्टूबर 2019। अगर आपको ये सर्कुलर नंबर याद नहीं होता कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप खाली इतना याद रख लो कि एज पर द सेबी, राइट, एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019, इतना तो याद रख लोगे, इतना तो याद रहेगा। एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019 क्यों कह रहा हूं, बिकॉज यार इंप्रेशन अच्छा जमेगा एग्जामिनर के सामने जब आप लिख के आओगे कि एज पर सेबी सर्कुलर नंबर दिस डेटेड नंबर दिस। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, आप सर्कुलर नंबर याद ना करो, यहां पे सारा याद करने बैठो, सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए इन पार्ट सी, सब क्लॉज 7 है, इतना कुछ याद करने से क्या फायदा, एकदम जनरली लिख दोगे लेमन की तरह तब भी मजा नहीं आता। तो ठीक है यार, कोशिश करो एक सर्कुलर नंबर याद हो जाए, और नहीं याद रहता तो डेट के साथ लिख के आ जाना, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है सर्कुलर के अंदर, सबसे पहले बोला है कि लिस्टेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू मेक टाइमली डिस्क्लोजर्स टू इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इनेबलिंग देम टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। मतलब बैकग्राउंड की बात हो रही है, बोला है कि भाई लिस्टेड कंपनीज को क्या कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स क्या कर सके, अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मतलब ही यही होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो मतलब ही यही होता है कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर्स दें, है ना, इन्वेस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन का पता हो। तो बोला गया है कि लिस्टेड कंपनीज का यही उद्देश्य है, लिस्टेड कंपनीज को डिस्क्लोजर्स देने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए सेबी सर्कुलर लेके आया है कि जब ऑडिटर रिजाइन करेगा तो वहां भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा है, और साथ में ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स की गई है। उसके बाद ऑडिट कमेटी के फंक्शंस की बात की गई है कि ऑडिट कमेटी के फंक्शंस क्या है, मतलब टाइम पास कर रहा है वो, सॉलिड टाइम पास कर रहा है। ऑडिट कमेटी का फंक्शन आपको पता है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडिट कमेटी का, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट में रिकमेंडेशन ऑडिट कमेटी का जाता है, ऑडिटर के परफॉर्मेंस को ऑडिट कमेटी असेस करता है, पूरे के पूरे ऑडिट प्रोसेस के इंडिपेंडेंस को ऑडिट कमेटी असेस करता है। तो वो सारा आपको पता है, वही चीज दी हुई है, कुछ अलग नहीं दी हुई है। यानी पहले दो पॉइंट के अंदर फिलहाल हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, क्रॉस इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज पहले दो पॉइंट के अंदर हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। अब तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बोला जा रहा है, यहां कहा जा रहा है रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशंस रिक्वायर्स detailed reasons to be disclosed by the listed entities to the stock exchanges in case of resignation of the auditor of a listed entity as soon as possible but not later than 24 hours of receipt of such reasons from the auditor. Mark it very very important. क्या बोला जा रहा है कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा लिस्टेड कंपनी के केस में, बोला जा रहा है कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा लिस्टेड एंटिटीज के केस में, तो जैसे ही कंपनी को रीजन का पता चलेगा कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस को रीजन इन्फॉर्म कर देगा विद इन 24 आवर्स। अब आप इसे इंटरलिंक कर सकते हो विद सेक्शन 140, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 के साथ आप इसे इंटरलिंक कर सकते हो, दैट टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। याद करो क्या था वहां पे, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में बोला गया था कि जैसे ही ऑडिटर रिजाइन करेगा ऑडिटर अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा और साथ ही साथ आरओसी को इन्फॉर्म करेगा, याद आया। और फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब था, नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब था कि 15 डेज में इन्फॉर्म करेगा। और फिर 140 सब सेक्शन 3 में पेनल्टी दिया हुआ था कि अगर इन्फॉर्म नहीं करेगा तो कितनी पेनल्टी लगेगी। तो एक तरीके से उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी का कंटिन्यूएशन है, बिकॉज 140 सब सेक्शन 3 के हिसाब से ऑडिटर ने बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया, ऑडिटर ने आरओसी को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन सोचो यार, लिस्टेड कंपनी के केस में क्या स्टॉक एक्सचेंज को पता नहीं चलना चाहिए? पता चलना चाहिए, बिकॉज कंपनी का शेयर तो स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। बट वो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर होना चाहिए? वो ऑब्लिगेशन कंपनी के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो डीलिंग होती है वो कंपनी की होती है।
ऑडिटर का डीलिंग स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं होता, इसलिए ऑब्लिगेशन भी किसके ऊपर आना चाहिए, कंपनी के ऊपर आना चाहिए। तो बोला गया कि जैसे ही कंपनी को रीजन का पता चलेगा, मतलब ऑडिटर किसको कम्युनिकेट कर रहा है, रीजन, ऑडिटर रीजन कंपनी को कम्युनिकेट कर रहा है ना। ऐसा हमने कहां डिस्कस किया है, ऐसा हमने डिस्कस किया है इन सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 की ऑडिटर कंपनी को कम्युनिकेट कर रहा है, ऑडिटर आरओसी को कम्युनिकेट कर रहा है। फर्दर 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 सेबी लोडर रेगुलेशंस में आगे ये भी लिखा है कि ऑडिटर स्टॉक ऑडिट कमेटी को बता देगा रीजन, ठीक है। अब जब कंपनी को पता चल जाएगा, जब कंपनी को पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने क्यों रिजाइन किया, तो बोला कि आप देर नहीं करोगे, आप 24 घंटे के अंदर क्या कर दोगे, स्टॉक एक्सचेंजेस को इंटीमेट कर दोगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। और अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन ड्राफ्ट करता जहां पे सेक्शन 140 का भी इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व होता और सेबी लोडर रेगुलेशंस का भी इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व होता। सो मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोला गया है रेगुलेशन 36 सब रेगुलेशन 5 ऑफ द सेबी लोडर रेगुलेशंस lays down certain disclosures to be made part of the notice to the shareholders for an IGM where the statutory auditors are proposed to be appointed reappointed। मतलब टाइम पास है यार, कुछ नया नहीं है, पढ़ चुके हो तुम, सेबी लोडर के अंदर ये पढ़ा है हमने। Resignation of an auditor of a listed entity, its material subsidiary before completion of the audit of the financial year for the year due to reasons such as preoccupation में hamper investor confidence। बोला गया कि देखो, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स इशू करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले, अगर एक लिस्टेड एंटिटी या उसकी मटेरियल सब्सिडरी का ऑडिटर रिजाइन कर देता है, मेटल सब्सिडरी का मतलब पता है, दैट कंस्टिट्यूट्स ए मेजर चंक ऑफ नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, दैट कंस्टिट्यूट्स ए मेजर चंक ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का मेजर कमाई वहीं से आता है, कंपनी का मोटा जो मेजर नेटवर्थ का हिस्सा है वो मेटल सब्सिडरी कंस्टिट्यूट करता है। तो बोला गया कि अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर या उसकी मेटल सब्सिडरी का ऑडिटर अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स रिलीज करने से पहले रिजाइन कर देगा तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खराब होगा, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डाउन होगा, इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में डर लगेगा, इन्वेस्टर को पैसा लगाने में डर लगेगा। आई थिंक बच्चे को पता है यार, यू आर सीए स्टूडेंट एंड आई एम ए सीए टीचर, तो हम सबको पता है, बहुत लॉजिकल है। तो क्या ये पॉइंट मुझे पढ़ने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो प्रैक्टिकली सोचो, कहने को 5 पॉइंट थे, बट आपके लिए काम सिर्फ तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन सिर्फ तीसरे पॉइंट से बन सकता है, तो इतना तो याद रख ही लेना कि रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 2 ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन स्टेट्स दैट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस को कितने टाइम इन्फॉर्म करना है रीजंस के बारे में, और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो कसम है आपको, आप लिख के आओगे एज पर द सेबी सर्कुलर डेटेड 18 अक्टूबर 2019 रेगुलेशन 30 सब रेगुलेशन 2 सेज दैट जैसे ही लिस्टेड कंपनी को पता चलेगा तो स्टॉक एक्सचेंजेस को विदिन 24 आवर्स वो इन्फॉर्म कर देगा। अगर आप इतना लिख के आ जाते हो तो आपको पूरे नंबर मिलने हैं, पूरे नंबर मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखना, काफी काम की चीज स्टार्ट हो रही है यहां पे और बहुत लॉजिकल है। हाँ, मैं आपको टाइमलाइंस में उलझा के रट्टा नहीं मरवाऊंगा, बहुत लॉजिकली बताऊंगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा और तुमको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना है। In light of the above, the conditions to be complied with upon resignation of the statutory auditor of a listed entity oblique its material subsidiary with respect to limited review oblique audit report as per SEBI loader regulations। मतलब कहा जा रहा है कि अगर लिस्टेड एंटिटी का ऑडिटर रिजाइन करेगा या उसका मेटल सब्सिडरी का ऑडिटर रिजाइन करेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटेड रिव्यू या फिर विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट रिपोर्ट उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, है ना, उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो देखो यहां पे क्या बोला गया, ध्यान से सुनो पहले, उसके बाद मैं आपके लिए एकदम सिंप्लीफाई कर दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल लिस्टेड एंटिटीज ऑब्लिक मटेरियल सब्सिडरीज शैल एंश्योर कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस व्हाइल अपॉइंटिंग ऑब्लिक रीअपॉइंटिंग एन ऑडिटर। ठीक है भैया, बोला गया कि जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनकी मेटल सब्सिडरीज हैं, उनको नीचे लिखे गए सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा जब भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा या रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, If the auditor resigns within 45 days from the end of a quarter of a financial year, फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है बताओ? 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है, किसी को डाउट नहीं है। क्या कह रहा है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड ऑफ ए क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर का। अब क्वार्टर कैसे बनता है? अप्रैल में जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर। साथ साथ लिख लो यार, थोड़ी मेहनत कर लो, ठीक है, साथ साथ लिखो।
तो 4 क्वार्टर्स बन गए, है ना। अप्रैल में जून एक क्वार्टर हो गया, क्वार्टर नंबर 1। देन जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर नंबर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर नंबर 3 एंड अगेन जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर नंबर 4। अब ये कह रहा है कि अगर ऑडिटर रिजाइन करता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ ए क्वार्टर, मतलब 30 जून के बाद की बात हो रही है। एक क्वार्टर खत्म कब हो रहा है, 30 जून को खत्म हो रहा है। अब बोल रहा है कि 30 जून के बाद अगर 45 दिन के अंदर ऑडिटर रिजाइन कर देता है, देखो 45 दिन के अंदर अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है, ये कह रहा है कि 30 जून क्या हो गया, एंड ऑफ ए क्वार्टर। 30 जून क्या हो गया, एंड ऑफ द क्वार्टर। अब देखना क्या कह रहा है ये कह रहा है, दो सिचुएशन में आपका कहानी डिवाइड कर रहा है ये। कह रहा है एक तो विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज कब से काउंट करोगे, 30 जून से काउंट करोगे, या फिर आफ्टर 45 डेज। कह रहा है कि अगर ऑडिटर विद इन 45 डेज रिजाइन कर देता है फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, तो अब लॉजिकली सोचो, अगर ऑडिटर 45 दिन के अंदर रिजाइन कर दे रहा फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर, तो लॉजिकली सोचो पहले क्वार्टर में ऑलरेडी वो काम कर चुका है, पहले क्वार्टर के अंदर वो ऑडिट कर रहा था, तो लॉजिकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती कि पहले क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करके जाए। He was the auditor in the first quarter. He was the auditor in the first quarter. फर्स्ट क्वार्टर वो सर्व कर चुका है, फर्स्ट क्वार्टर वो सर्व कर चुका है, तो क्या उसकी लॉजिकली क्या उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनती कि वो उस क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करके जाए, बनता है ना। तो बोला गया है कि अगर विद इन 45 डेज रिजाइन कर देता है तो उसको सेकंड क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करने का जरूरत नहीं है, उसको सेकंड क्वार्टर के लिए रिपोर्ट रिलीज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो पहला क्वार्टर था जिसमें उसने काम किया था उसका लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट उसे रिलीज करना पड़ेगा। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू द लिमिटेड रिव्यू ऑब्लिक ऑडिट रिपोर्ट एज द केस में बी फॉर सच क्वार्टर। यहां सच क्वार्टर की बात कौन सी हो रही है, फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। ये कब है, अगर 45 दिन के अंदर रिजाइन कर दिया, लेकिन 45 दिन के बाद रिजाइन किया तो प्रैक्टिकली सोचो यार, पहले क्वार्टर के अंदर तुम थे तो उसका रिपोर्ट तो देना ही है, अगले क्वार्टर का 45 दिन भी तुम खा गए, मतलब रिजाइन करते तो उससे पहले करते ना यार, तो टाइम होता कि नया ऑडिटर आएगा वो रिपोर्ट रिलीज कर देगा। बट अगले क्वार्टर के अंदर भी 45 दिन बाद तुम रिजाइन कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि एक नया क्वार्टर आए और रिपोर्ट रिलीज कर दे। तो बोला है कि अभी सिचुएशन में ना यू ओनली रिलीज द रिपोर्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर एज वेल। तो अब यहां पे बोला जा रहा है इश्यू द लिमिटेड रिव्यू ऑब्लिक ऑडिट रिपोर्ट फॉर फर्स्ट प्लस सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का भी रिपोर्ट तुम्हें रिलीज करो, सेकेंड क्वार्टर का रिपोर्ट भी तभी रिलीज करो। अब तीसरा सिचुएशन बोला गया है कि इफ द ऑडिटर हैज ऑलरेडी साइंड द रिपोर्ट फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, अगर ऑडिटर ने पहले 3 क्वार्टर्स के लिए रिपोर्ट साइन कर दिया है, क्या बोला गया है कि अगर ऑडिटर ने पहले 3 क्वार्टर्स के लिए रिपोर्ट साइन कर दिया गया है एंड उसके बाद वो रिजाइन कर रहा है, तो बोला है भैया इन दैट सिचुएशन आपने टाइम छोड़ा ही नहीं है मैनेजमेंट के पास। प्रैक्टिकली अब सोच के देखो यार, एक तो फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्टिंग होना है, नया ऑडिटर आएगा फोर्थ क्वार्टर का रिपोर्टिंग करेगा, वेरी डिफिकल्ट। प्लस सोच के देखो यार, पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल ईयर उसका भी तो रिपोर्ट जाएगा, उसका भी तो ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। 3 क्वार्टर्स आप बैठ चुके हो, है ना। सो इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट कि नया ऑडिटर आए और पूरे साल का फिर से ऑडिट करे और फिर रिपोर्ट रिलीज करे। तो बोला गया कि अब चौथे क्वार्टर का भी रिपोर्ट आपको रिलीज करना होगा और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, उस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। सो इफ द ऑडिटर हैज साइंड रिपोर्ट फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर्स देन बिफोर रेजिग्नेशन इश्यू करना पड़ेगा रिपोर्ट फॉर फोर्थ क्वार्टर प्लस ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो कहानी बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कहानी बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, नोट डाउन कर लेना। यानी एक चीज मेरे को और समझ आता है कि अगर ऑडिटर पहले क्वार्टर से पहले ही निकल गया पहले क्वार्टर से पहले ही निकल गया, क्योंकि कहानी स्टार्ट ही कब से हो रही थी, कहानी स्टार्ट ही हो रही थी रिजाइंस आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर प्रैक्टिकली क्वार्टर खत्म ही नहीं हो रहा, 30 जून से पहले रिजाइन कर रहा है, तो वहां पे ऑडिटर के ऊपर कोई रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करने का। उसको सिर्फ जिसको जो कम्युनिकेट करना है, मतलब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, आरओसी को कम्युनिकेट करना है, ऑडिट कमेटी को कम्युनिकेट करना है, वो जो भी कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करना होगा इन दैट सिचुएशन। ठीक है, तो यही कहानी यहां पे दी है। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए।
तो यहां पे क्या बोला था, यही बोला था, इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर देन द ऑडिटर शैल बिफोर सच रेजिग्नेशन इश्यू द लिमिटेड रिव्यू ऑब्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स फॉर सच क्वार्टर। यानी अगर बिफोर द एंड ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर वो रिजाइन कर दे, उसकी बात वो कर नहीं रहा, विद इन 45 days रिजाइन कर रहा है, तो बोल रहा है कि आप सच क्वार्टर यानी पहले क्वार्टर का रिपोर्ट रिलीज करिए। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है आफ्टर 45 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फर्स्ट क्वार्टर का तो रिपोर्ट रिलीज करना ही है, बट बिकॉज आप सेकंड क्वार्टर का भी 45 दिन खा चुके हैं, तो सेकंड क्वार्टर का भी रिपोर्ट आप रिलीज करें। और थर्ड सिचुएशन में बोला है नॉट विथ स्टैंडिंग द अबव, if the auditor has signed the limited review oblique audit report for the first 3 quarters of a financial year, तो in this situation ऑडिटर को क्या करना चाहिए, बोला गया है कि भैया क्योंकि आप 3 क्वार्टर्स का रिपोर्ट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, तो आपको आखिरी क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देना चाहिए, और ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर का भी आपको इश्यू करना पड़ेगा। ठीक है, आई बिलीव इट इज क्लियर। अब देखो आगे क्या बोला है, अदर कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिग्नेशन। पहले मुझे एक चीज बताओ, ऑडिटर रिजाइन क्यों कर रहा होगा, सोचो प्रैक्टिकली सोचो, रिजाइन क्यों नहीं कर रहा, रिजाइन क्यों कर रहा है, मतलब चांसेस क्या क्या है कि मैनेजमेंट से उसको कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रहा, वो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, मैनेजमेंट उसको इंफॉर्मेशन दे नहीं रहा, तब एज अ ऑडिटर अगर मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा तो मेरे लिए काम करना डिफिकल्ट हो गया है। मैनेजमेंट मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, मुझे कहीं फ्रॉड वगैरह का शक है, मैनेजमेंट इज नॉट कॉपरेटिंग विद मी, दैट माइट बी अ रीजन। मैनेजमेंट मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, दैट माइट बी अ रीजन, है ना। अब क्या बोला गया है कि अगर ऑडिटर का जो कंसर्न है, मतलब ऑडिटर की जो परेशानी है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने का सोच रहा है, वो ये है कि उसको मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ऑडिटर को ना ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को अप्रोच करना चाहिए। ऑडिटर को ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को अप्रोच करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, देखो नॉर्मल सिस्टम क्या होता है, नॉर्मल सिस्टम ये होता है कि ऑडिट कमेटी का मीटिंग होता है क्वार्टरली बेसिस वो जो ऑडिट कमेटी का मीटिंग होगा क्वार्टरली बेसिस में, वहां ऑडिटर भी आएगा, ऑडिट कमेटी के लोग भी आएंगे, मैनेजमेंट के लोग भी आएंगे। अब वहां पे नॉर्मली ऑडिटर अपना कंसर्न रेज कर देगा लेकिन बोला गया कि अगर आपका कंसर्न इतना सीरियस है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में या फिर नॉन कॉपरेशन के रिस्पेक्ट में कि आप रेजिग्नेशन का सोच रहे हैं तो आपको उन क्वार्टरली मीटिंग्स का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्रोच करो ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को और अपना कंसर्न्स बताओ, बिकॉज ऑडिटर्स रेजिग्नेशन इज अ मैटर ऑफ अटमोस्ट कंसर्न। उसके बाद बोला गया कि जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा ना, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑडिट कमेटी को देने होंगे और ऑडिट कमेटी को रीजंस भी बताना होगा। क्या करना होगा, ऑडिट कमेटी को रीजंस भी बताना होगा। यानी प्रैक्टिकली सोच के देखो 140 सबसेक्शन 2 कहता था कि अगर ऑडिटर रिजाइन करेगा तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को प्लस आरओसी को। अब सेबी लोडर रेगुलेशन बोल रहा है कि लिस्टेड कंपनी के केस में ऑल्सो इन्फॉर्म द ऑडिट कमिटी, ऑडिटर को ऑडिट कमिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। अब आगे बोला गया है कि ऑडिट कमिटी क्या करेगा, ऑडिट कमिटी शैल डेलिब्रेट द मैटर, ऑडिट कमिटी शैल डेलिब्रेट द मैटर, मतलब बातचीत करेगा, डिस्कस करेगा, एनालाइज करेगा कि भाई ऑडिटर क्यों रिजाइन करना चाहता है, and communicate its view to auditor and management। ठीक है, तो ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो 140 सबसेक्शन 2 के हिसाब से कंपनी को इन्फॉर्म कर रहा है, आरओसी को इन्फॉर्म कर रहा है, सेबी लोडर के रेगुलेशन के हिसाब से ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर रहा है, फिर ऑडिट कमेटी डेलिब्रेट कर रहा है और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहा है। और फाइनली जब मैनेजमेंट को पता चल जाएगा कि ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, तो मैनेजमेंट 24 घंटे के अंदर किसको बताएगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताएगा। तो काफी एक अच्छा खासा इंटर रिलेशन वाला फ्लो है। फिर आगे बोला गया है कि अगर लिस्टेड एंटिटी से या उसके मेटरल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए। अगर लिस्टेड एंटिटी से या उसके मेटल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया तो उसको क्या करना चाहिए। क्या ऑडिटर को रिजाइन कर देना चाहिए, क्या ऑडिटर को रिजाइन करके निकल जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑडिटर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद करो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SS 705, याद करो SS 705 हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और ऑडिटर को लगता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिला है दैट इज मटेरियल एंड परवेसिव, that is having a material and pervasive impact, the auditor is required to disclaim the report। यहां वही बात बोली गई है,
यहां वही बात बोली गई है कि अगर लिस्टेड एंटिटी है उसके मेटल सब्सिडरी से ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो ऑडिटर को डिस्क्लेम करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीआई, दैट इज नफरा। तो प्रैक्टिकली आप सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप अपनी बाउंड्रीज सेबी लोडर तक सीमित नहीं रख सकते हो। आपको सेबी लोडर के साथ स्टैंडर्ड्स को लिंक करना होगा, सेबी लोडर के साथ कंपनीज एक्ट को लिंक करना होगा, अगर पॉसिबल है तो सर्कुलर नंबर या फिर सर्कुलर का जो डेट है वो लिखना होगा, तब जाके आप 4 में 4 नंबर ला सकते हो। और इसलिए मेरे स्टूडेंट्स के ऑडिट में लॉ में 70+ मार्क्स आते हैं, बिकॉज कम टाइम के अंदर हम लोग चीजें कवर भी करते हैं और ये सारी चीजें रेफर करके आते हैं एग्जाम में। दैट इज वाई द स्टूडेंट गेट मोर मार्क्स। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएं तो प्लीज आप इस तरीके से इंटरलिंक भी करोगे और अपने आंसर को अच्छे तरीके से लिख कर भी आओगे, प्रेजेंट करके भी आओगे। अब एक लास्ट टॉपिक है यहां पे, ऑब्लिगेशंस। अच्छा, यहां पे एक और चीज बोला गया है, द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी शैल सर्टिफाइड कंप्लायंस बाय ए लिस्टेड एंटिटी अबव इन द एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट, कि ये जो भी ऊपर लिखा गया वो सारा कंप्लाई हुआ है, वो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लाई कर देना चाहिए, सर्टिफाई कर देना चाहिए, कंप्लायंस बाय लिस्टेड एंटिटी। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद बोला गया है ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मेटल सब्सिडरी, कि यहां पे लिस्टेड एंटिटी और मेटल सब्सिडरी की क्या जिम्मेदारी बनती है जब ऑडिटर रिजाइन कर देगा। ऊपर लिखा गया था ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है जब वो रिजाइन करेगा, यहां बोला है कि लिस्टेड एंटिटी और मेटल सब्सिडरी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि वो रिजाइन करेगा। अब एक चीज सोचना, लॉजिकली सोचना, बोला कि अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर तो पहले क्वार्टर के लिए रिपोर्ट रिलीज करेगा, आफ्टर 45 डेज तो सेकंड क्वार्टर के लिए भी रिपोर्ट रिलीज करेगा। लेकिन सोचो अब यहां पे सिनेरियो क्या बन रहा है, मान लो ऑडिटर रिजाइन कर रहा है एंड ऑफ क्वार्टर के 50 दिन बाद और अपना रेजिग्नेशन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन उसको रिपोर्ट रिलीज करना पड़ेगा सेकंड क्वार्टर का भी, तभी वो प्रॉपर्ली रिजाइन करके जा सकता है। बट मैनेजमेंट को तो उसने इन्फॉर्म कर दिया कि आई एम रिजाइनिंग। अब वहां पे एक रिस्क, एक कंसर्न है कि मैनेजमेंट ऑडिटर के साथ कॉपरेट ना करे। मैनेजमेंट ये बोले ऑडिटर को कि भैया तू तो रिजाइन करके जा रहा है, अगर तू रिजाइन करके जा रहा है तो मैं तेरे को इन्फॉर्मेशन क्यों दूं। अब अगर मैनेजमेंट वहां पे ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं तो ऑडिटर रिपोर्ट रिलीज कैसे करेगा। तो इसलिए यहां पे क्या बोला है, ध्यान से रीड करना, cooperation by the listed entity and its metal subsidiary. During the period from when the auditor proposes to resign till the auditor submits the report for such quarter, one financial year as specified above, the listed entity and its metal subsidiaries shall continue to provide all such documents / information. तो कितना लॉजिकल है यार, सब कुछ लॉजिकल होता है। डिस्क्लोजर ऑफ ऑडिट कमिटीज व्यू टू द स्टॉक एक्सचेंज। अब यहां पे ये भी बोला गया कि देखो हमने क्या डिस्कस किया कि ऑडिटर रिजाइन करेगा, ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा, ऑडिट कमेटी डेलिब्रेट करेगा, अपने व्यूज ऑडिटर को और मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा, और जैसे ही मैनेजमेंट को रीजन का पता चलता है तो स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे में बताना पड़ता है। साथ ही साथ जो ऑडिट कमेटी का व्यू है वो भी स्टॉक एक्सचेंज को बताना है 24 घंटे के अंदर। यानी लिस्टेड कंपनी को ऑडिटर के रेजिग्नेशन के बारे में भी बताना है, ऑडिटर ने जो रीजंस दिया है उसके बारे में भी बताना है, और साथ साथ ऑडिट कमेटी के व्यूज के बारे में भी बताना है। और कितने टाइम के अंदर बताना है, 24 घंटे के अंदर बताना है, आफ्टर द डेट ऑफ सच ऑडिट कमेटी मीटिंग। ऑडिट कमेटी ने मीटिंग बुलाई होगी, मीटिंग के अंदर डेलिब्रेट किया होगा, डिस्कस किया होगा मैनेजमेंट के साथ, है ना। तो अब जो ऑडिट कमेटी के व्यूज हैं वो भी बताना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को 24 घंटे के अंदर। अगर यहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है तो कंप्लायंस कौन करेगा पूरे चैप्टर के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई थिंक लॉजिकल है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक चीज और क्लैरिफाई की गई है, द स्टॉक एक्सचेंजेस आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द प्रोविजंस ऑफ दिस सर्कुलर टू द नोटिस ऑफ ऑल लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मेटल सब्सिडरीज एंड डिसेमिनेट ऑन देयर वेबसाइट्स में बताना होगा। अगर ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड है 141 के अंदर तो सर्कुलर के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। भाई लॉजिकल सी चीज है, एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज कैसे करेगा वो आपको। मैं एग्जामिनर हूंगा तो क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मैं एग्जामिनर हूंगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया आफ्टर द एंड ऑफ द क्वार्टर विद इन 45 डेज ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसने 5 लाख का सिक्योरिटी परचेज कर लिया कंपनी का, बताओ भाई सेबी लॉ रेगुलेशंस के हिसाब से ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा भाई डिस्क्वालिफाइड हो गया तो विद इन 45 डेज हुआ या आफ्टर 50 डेज हुआ, अच्छा ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होगा, लिख के आ जाओगे 0 मिलेगा। बिकॉज प्रैक्टिकली वहां पे ऑडिटर ने रिजाइन नहीं किया, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, यानी उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ रहा है, उसको लात मार के बाहर निकाला जा रहा है। रेजिग्नेशन अलग बात होती है, डिस्क्वालिफिकेशन अलग बात होती है, तो वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। कितना सिंपल है बताओ, कॉम्प्लिकेटेड है क्या?
कितना ज्यादा सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन शर्त है कि पहले के कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए।